नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। ध्यान दीजिए, ये जो क्लास है आपकी प्रतिदिन सुबह 10 बजे पढ़ती है ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, अभी तक 2 क्लास लाइव आए थे लेकिन लाइव आ नहीं पा रहे थे, इसलिए रिकॉर्ड करके ही क्लास आपकी सारी क्लासें रिकॉर्डेड होंगी और 10 बजे आपको प्रतिदिन ये क्लास सुबह मिल जाएगी। ये क्लास आरआरबी ग्रुप डी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित है। आगे चल करके कुछ दिनों के बाद या 10 क्लास या 15 क्लास के बाद तुरंत ही हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे उनको सॉल्व कराएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना किया करें। जो भी वीडियो आएगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सारे प्रश्न आपको आते भी हों, लेकिन तरीका कैसे लगाना है, किस प्रश्न को किस प्रकार करना है कि हमारा प्रश्न जल्दी से सॉल्व हो सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन, ठीक, पहला क्वेश्चन है 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं हैं। 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं हैं। ठीक है, वृत्त जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, केंद्र के एक ही ओर है, दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बताएं। आपने बहुत फॉर्मूले से लगाया होगा, एक्स से लगाया होगा, लेकिन आपको इस प्रकार नहीं करना है। हम आपको बताते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले 16 से मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। मान लिया दो जीवाएं हैं जो वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त के केंद्र से एक ही ओर है। इसका मतलब एक जीवा ये होगी तो दूसरी जीवा ये होगी। ठीक, तभी तो दोनों जीवाएं जो है, दोनों जीवाएं हैं वृत्त के एक ही ओर है, वृत्त के एक ही ओर है। ये हो गई जीवा। मान लीजिए ये जीवा हो गई ए बी और ये हो गई सी डी। कोई दिक्कत यहां तक? हमने इसको अपने मन से तरफ से मान लिया। वृत्त की त्रिज्या दे रखी 10 सेंटीमीटर। कह वृत्त की त्रिज्या, अगर इसको यहां मिलाएंगे, ये अगर ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। इसका मतलब अगर इस वाली जीवा से मिलाएंगे तो ये भी वृत्त की त्रिज्या ही होगी। कहीं पर भी यहां से बनाएंगे तो वृत्त की त्रिज्या ही होगी। ठीक है, मान लिया हमने। अब कह रहा है तो दोनों समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बताएं। दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनके मध्य की दूरी बतानी है। अगर हम ये वृत्त का केंद्र O है, इससे यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दे, यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर हम ये लाइन पता हो जाए तो हमें ये लाइन तो अपने आप पता हो सकती है, ठीक है। एक जीवा 16 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बड़ी जीवा 16 सेंटीमीटर है और एक जीवा 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब यह छोटी वाली जीवा 12 सेंटीमीटर है। जो वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे ये मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ये जीवा है। अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक लंब डालेंगे तो ये जो लंब होता है जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है। अगर ये जितनी भाग ये होगा उतना ही भाग ये वाला होगा। तब तो देखिएगा, ये पूरी 12 थी तो ये 6 में बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत? ये 6 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी। अगर ये टोटल 16 थी तो कितनी हो जाएगी? ये 8 हो जाएगी और ये भी 8 हो जाएगी। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं। अब देखिए, वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? 10 सेंटीमीटर थी। कितनी थी? 10 सेंटीमीटर थी। अब अगर इस त्रिभुज की बात करें, ध्यान दीजिएगा, मैं अगर इस त्रिभुज की बात करूं, कौन से की? इस वाले त्रिभुज की बात करूं, तो आप देख रहे होंगे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ऐसे करके ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इधर को बना देते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस बराबर कर्ण का स्क्वायर। हालांकि ये चीजें आपको पता होंगी, लेकिन आपको करना क्या है? आपको मैंने कहा आपको बेसिक से बताऊंगा। वैसे तो 8 10, अगर ये कर्ण 10 है, ये 8 है तो ये 6 हो जाएगी।
लेकिन कैसे, देखिए हम बताते हैं। अगर ये 8 है, ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगी, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर 10 का स्क्वायर 100। तो एक्स स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और एक्स बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से 8 6 8 10 का एक ट्रायो बनता है। ठीक है, तो अगर ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगी। कहां से, यहां से यहां तक ये 6 हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब अगर इस त्रिभुज की बात करें, कौन सी त्रिभुज की बात करें, इसी में बस आपको समझना है, आप प्रश्न जब दोबारा आएगा तो आप तुरंत ही इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अब बात करें इस त्रिभुज की, इस त्रिभुज की बात करें, अगर इस वाले त्रिभुज की बात करें, तो अगर ये भुजा 6 है और ये भुजा 10 है, क्योंकि त्रिज्या है, ये 10 है, तो अगर ये 6 है, ये 10 है, तो यहां से यहां तक टोटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर टोटल 8 है और ये इतनी 6 है, तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ जाएगा, आप इस पे टिक कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करें। अगला क्वेश्चन देखिए, हमने आपको माध्यिका निकालने के लिए बताया था कि आपको माध्यिका के लिए कोई फार्मूला n1/2, ये n/2 सम है, विषम है, ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि आपको सोचना कैसे है, किस प्रकार से प्रश्नों को और अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, ये हम आपको बताएंगे। जब भी आपको पूछे माध्यिका बताइए, जब भी आपको पूछे माध्यिका बताइए, तो अब आपको क्या करना है, माध्यिका के लिए पहले जो नंबर दिए होते हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, उनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, बढ़ते हुए लगाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा 5, ठीक है, 5 कट गया। उसके बाद में क्या आएगा, 12, 12 कट गया। ठीक है, उसके बाद 12 के बाद आएगा 32, ठीक, 32 कट गया। कहां, 34, 34 कट गया। फिर आएगा, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है ना हमें, तो हमें आएगा 51, 51 के बाद आएगा 57, फिर 57, 2 बार 57, 57 है ना, 57 और ये 57। फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 62, 62, ये भी कट गया। 93 और 67, मतलब आ जाएगा 67 और 93। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो ज्यादा हो गए। 67, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक बच रहा है, क्या है, 92, सॉरी, यहाँ पे बच रहा है 92, ये आ जाएगा 92 और ये आ जाएगा 97। अब आपको जैसे आपने बढ़ते हुए क्रम में लगाया, आपने जैसे बढ़ते क्रम में लगाया, तो अब ये गिनना है कि हमारे पास टोटल कितनी संख्या है, 12 है। क्या है, 12 है। तो 12 में से आप एक काम कर दीजिए ना, 12 में से 1 2 3 4 5, 5 खत्म, हटा दीजिए, ये इधर से हटा दीजिए, 5 इधर से हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर हम इधर 6 6 को लेते हैं तो बीच में कोई संख्या बचती नहीं, हमें बीच में संख्या बचानी है। तो हमने क्या किया, 5 इधर से हटाया, 5 इधर से हटाया, जितना बचा उनको जोड़ देते हैं और जितनी संख्या बच रही है उससे भाग दे देते हैं, तो ये कट जाएगा, 57 ही आ जाएगा। क्या जाएगा, 57 ही आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक चीज बताता हूं, 1 3 5 8 11 13, 1 2 3 4 5 6 और मान लीजिए 15, ये एक संख्या होती है, इसका माध्यिका निकालनी है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, तो अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आपको क्या करना है, 3 इधर से हटा दीजिए, 3 इधर से हटा दीजिए, यही आपकी क्या जाएगी, माध्यिका आ जाएगी। 8 आपकी क्या है, माध्यिका है। अगर यहाँ पे 1 है तो वही आ जाएगी, अगर 2 संख्या होती बीच में तो बटे 2 कर देते, आपका आंसर आ जाता, खत्म, माध्यिका का भी प्रश्न खत्म। अगला क्वेश्चन, 140 और 196 का एचसीएफ बताइए। आपको जब भी एचसीएफ निकालना हो तो जो जितनी संख्याएं दे रखी हो, मान लीजिए अभी तो 2 संख्या है, अगर अधिक संख्या है तो आपको यह देखना है कि 2 सबसे पास की संख्या है, 2 सबसे पास की संख्या ढूंढनी है, उनका अंतर निकालना है, या तो उसका अंतर ही एचसीएफ होगा या उसका फैक्टर एचसीएफ होगा। देखिए जैसे
अगर इसका अंतर निकालें तो कितना आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा 56। अब ये 56 तो इसका एचसीएफ हो नहीं सकता क्योंकि इसको ये काट नहीं रहा, ऑप्शन में भी नहीं है, इसका मतलब या तो 28 होगा या तो 2 होगा, लेकिन हमें इससे हाईएस्ट वैल्यू बताना है, मतलब कौन से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट दे, वो उसका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो 28 एक ऐसी संख्या है जो 140 को भी काट सकती है, 196 को भी काट सकती है, इसका मतलब हमारा क्या जाएगा एचसीएफ 28। ये संख्या 14 और 114 से भी कट सकती थी, लेकिन हमें अधिकतम वैल्यू बतानी है, ना कि मिनिमम वैल्यू बतानी है, हमें अधिकतम वैल्यू बतानी है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, बढ़िया प्रश्न है। अगर आप तरीके से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, एक्सेस से सॉल्व करेंगे तो प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। देखिएगा, एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज की दर पर, एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज की दर पर उधार कोई राशि ली। ठीक है, इसे 3 वर्षों के लिए 10% सीआई पर निवेश किया। 3 वर्ष के बाद उसे 1952 रुपए का लाभ हुआ, उसने कितनी धनराशि ली? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ रुपया लिया उधार किसी से, 9% की दर से लिया, 3 साल के लिए साधारण ब्याज की दर पर लिया। साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज का ब्याज मिलता है। ठीक है, मान लिया हमने। अब वो कह रहा है लिया उसने साधारण ब्याज पर, लेकिन दिया उसको किसी और को दे दिया, वही रुपया उठा करके उसने खर्च नहीं किया, वही रुपया उठा करके उसने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, उसको दिया लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर, उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। तो अगर बराबर बराबर ब्याज मिल रहा होता तो उसको कोई लाभ नहीं होता। तो उसने क्या किया, लिया तो उसने साधारण ब्याज से, लेकिन किसी और को दिया चक्रवृद्धि ब्याज से, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वही उसका लाभ होगा, और वो लाभ यहां पर दे रखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, हमने मान लेते हैं राशि, कोई राशि हम मान लेते हैं 1000। 1000 मानने का रीजन क्या है, क्योंकि 10% है और 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 या 1000 से 1331 हो रहा है, यहां पे ये फायदा हमें मिलने वाला है। ठीक है, जब ये चीजें कम आपको समझ में आएंगी, जब प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, राशि मान लीजिए उसने 1000 रुपया, मान लीजिए उसने 1000 रुपया राशि लिया और साधारण ब्याज की दर क्या रखी है, दर रखी 9%। क्या रखी, 9%। तो 9% के हिसाब से अगर उसको हर बार, देखिए 3 साल के लिए है तो 1000 का 9%, 1000 का 9% बराबर आ जाएगा, उसको ब्याज मिलेगा कितना, 9 त्रिक 27, 270 रुपया। भाई हर साल 90 मिलेगा, हर साल 90 मिलेगा, तो उसको क्या 270 रुपया लाभ मिला चक्रवृद्धि, सॉरी साधारण ब्याज पे। ठीक है, लेकिन उसने वो राशि कौन सी, यही वाली राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दूसरे को दे दिया। तो 10%, 10 से 11, ये चीजें बता चुकी, ये क्यों होती हैं ये सब बता चुके हैं हम वीडियो में। ठीक है, 10 से 11, 10 से 11 मेरे हिसाब से 1000 से कितनी राशि हो गई, 1331 हो गई। कितनी हो गई, 1331 हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, 1000 रुपए की राशि, 1000 बराबर 1000 के, तो 1331 बराबर 1331 के, इसका मतलब उसको सीआई क्या मिला, सीआई क्या मिला, 331, 331। अब किसी को व्यक्ति से 9% पे लिया था तो उसको उसने दे दिया ब्याज 270 रुपया, लेकिन उसको ब्याज मिला 331 मिला, तो कितने का अंतर है इनमें, इसमें टोटल उसको लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 9, सॉरी इसमें अंतर 1, फिर 7 4 7 6 13 और 61 रुपए का उसको टोटल लाभ हुआ। उसके मेरे हिसाब से 61 क्वेश्चन में 1952। ठीक है, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 6 18, फिर कितना 32, एक बराबर आ जाएगा 32 के। जब एक बराबर 32 के आ गया तो राशि क्या पूछी है, बस चिपका दीजिए 32, तो आ जाएगा 32,000, 32 और 3 जीरो लगा देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से इस प्रश्न सबको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं, हमने राशि मानी P रुपया, हमने माना कि हमने 1000 रुपया राशि लिया साधारण ब्याज की दर से किसी व्यक्ति से, और दर हमारी रही 9%, तो हमें ब्याज कितना उसको देना पड़ा, जिससे हमने उधार लिया 270 रुपया उसको देना पड़ा। लेकिन वो रुपया राशि 1000 रुपए की राशि हमने दूसरे व्यक्ति को 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया, तो हमें ब्याज कितना मिला, 331 मिला। 331 में से
270 हमने दे दिया जिससे हमने उधार लिया था, तो लाभ कितने का हमें हुआ? लाभ हमें हुआ 6100 रुपए का। लाभ हमें कितना हुआ? 61 रुपए का। क्वेश्चन में कितना लाभ हुआ? 1952 का। 61 बराबर 1952 की, 1 बराबर 32 की। तो जब 1 बराबर 32 के आ गया तो वही जो 1000 रुपया राशि मानी थी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब हमने उधार जो लिया था 32,000 रुपया लिया था। प्रश्न खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न आपने देख पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 पढ़ा है, ठीक है, ये पढ़ा होगा। अब यहां से एक चीज और आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मूलों का समीकरण, ये भी पढ़ा होगा, बराबर 0 पढ़ा होगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, बाकी इसकी जरूरत नहीं, बस इतना आपको ध्यान देना है। अब यहां से करा एक मूल 4 है, अगर एक मूल 4 है तो दूसरा मूल बताइए। एक मूल अगर 4 है तो दूसरा मूल बताइए। तो अगर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर कोशिश करें कि हम जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये देखिए, इसके भी एक है, इसके भी आगे एक है, ये माइनस 12, माइनस माइनस से माइनस खत्म। इसका मतलब जो 12 है, ये जो 12 है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 12, उसमें से एक मूल अगर 4 है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। खत्म आपका आंसर। दूसरा मूल क्या हो जाएगा? 8। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे, आपको कोई इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको कोई गुणनखंड नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, इतना सा ध्यान देना है कि अगर एक मूल 4 है, अगर एक मूल 4 है तो ये 12 है, वैल्यू दे रखी है, टोटल कितनी? 12 है। तो इसको बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे? 8 का भाग, 8 जोड़ देंगे, वही हमारा दूसरा मूल आ जाएगा। खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते रह जाएंगे, अगर तरीके से सॉल्व करेंगे तो प्रश्न अच्छे हो जाते हैं। देखिए कैसे, यहां पे प्रश्न कह रहा है 56 गुणे 37 बराबर 2027। 56 गुणे 37 बराबर 2027। ना तो यहां पर कोई दशमलव था, ना तो यहां पर कोई दशमलव था, तो यहां पर भी कोई दशमलव नहीं होगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये दे रखा है 0.0056 और इंटू 370। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, 56 और 37 हुबहू लिखा है, एक जीरो यहां पे लगाया गया है, और ये 56 है तो 56 के पहले 2 जीरो लगाए गए हैं। तो इसका मतलब ये जीरो है, इसको एक अंक इधर खिसका देगा। इसका मतलब किसी 3 अंक, 1 2 3 अंक के पहले ही दशमलव लगेगा, 3 अंक के पहले ही दशमलव लगेगा। इसका मतलब 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो ध्यान दीजिए 3 अंक के पहले दशमलव किसी एक में है और वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, अब हम कह रहे हैं कि 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई 56 गुणे 37 दे रखा है, कितना? 2027। ठीक है, अब 1 2 3 4 अंक के पहले दशमलव यहां पर है, लेकिन ये जीरो क्या कर रहा है? एक दशमलव कम कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 2.027। 2.027 आएगा। ठीक है, 2.0, यहां से ये नहीं होगा, 2.027 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सोचने की जरूरत है। अगर आप प्रश्न को सोचेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अगर प्रश्न को समझेंगे, पूरा प्रश्न पढ़ेंगे, तो प्रश्न सरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं करना, प्लस करना है। आपको सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट लेनी है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत दें। आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और बताना ना समझ में आया तो हमारी बात फिर से बताइएगा। ठीक है, देखिए अब इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या है। आप क्या करेंगे, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। हम कह रहे हैं अगर आप विचार करें तो इस प्रश्न का आंसर तुरंत दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना तो भी हम एक सरल तरीका बताते हैं। 142 इंटू 0.00005। कोई दिक्कत? एक काम करते हैं, बटे करते हैं। कितने अंक के पहले दशमलव है? एक अंक के पहले दशमलव। ठीक है,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अब ये वैल्यू हो गई इतनी, अब ये वैल्यू हो गई कितनी, सॉरी 142, ठीक है। अब ये दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव जब हटा, अब क्या करना है, जब ये भी दशमलव हटा देंगे गुणे, ठीक, दशमलव हट गया। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 पंचे 70 और 5 दूनी 10, 71, कितना जाएगा, बराबर जाएगा 710 बटे 710 बटे कितना, 1 2 3 4 5 6, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, कोई दिक्कत। अब देखिएगा बराबर 7 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, इसके पहले दशमलव लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। 1 2 3 4 5, 5 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जो यहां पर किया गया था वही यहां पर हुआ। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको ना करना चाहते, अब अगर इसको ना करना चाहते तो भी आप प्रश्न का आंसर निकाल सकते थे। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के पहले दशमलव यहां पे लगा है। आंसर में कितने अंक के पहले दशमलव लगाना है, ये हमको पता करना है। अगर ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें करते, 14 पंचे 70 और 5 दूनी 10, 10.5 एक आ जाता तो 71 हो जाता 71, इसका मतलब ये 71 तो हो जाता, और ये 5 से 2 से 0 1 कम हो जाता, कम हो जाता। जब 0 1 कम हो जाता तो बचते कितने, 1 2 3 4 5 दशमलव, 5 दशमलव के बाद 5 होते, तो यहां से 1 2 3 दशमलव लगा देते, आपका आंसर आ जाता। कुछ भी नहीं करने की जरूरत थी, बस प्रश्न को पढ़ने की जरूरत थी, सोचने की जरूरत थी। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, बढ़िया प्रश्न है। अगर आप एक्स से जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, और फंसना तय है, इसलिए कहते हैं एक्स के पीछे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आसानी से एक्स आ रहा है, एक्स से प्रश्न आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक्स को छोड़ देना चाहिए। 5 वर्ष पहले सिंधु की आयु कावेरी की आयु की 3 गुना थी। हमने लिख लिया सिंधु, ठीक है, हमने लिख दिया सिंधु और कावेरी, सिंधु कावेरी 2 लिख लिया। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनकी जो उम्र थी वो 3 गुना थी, ये 3 गुना थी इसकी, ठीक है। यहां से 10 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद वो आधी हो जाएगी। ये अगर 1 है तो ये 2, इसकी ये आधी है, ठीक है। कावेरी जो है सिंधु की आधी हो जाती है। एक काम बताएंगे हमें, आज मैं और मेरा छोटा भाई, आज अगर हम में और उसमें 5 साल का अंतर है एज गैप में, तो 10 साल बाद भी 5 साल का ही अंतर होगा, क्योंकि 10 वर्ष हम भी बढ़ेंगे तो 10 वर्ष वो भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है हम कह दें हम और मेरे भाई की उम्र का टोटल योग 25 है, 2 लोगों का योग 25 है, तो 5 वर्ष के बाद में हमारा योग कितना हो जाएगा, तो +5 करके 30 नहीं होगा, 5 उसकी भी बढ़ेगी, 5 मेरी भी बढ़ेगी, टोटल कितनी बढ़ेगी, 10 बढ़ेगी, और हमारी उम्र का योग कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ प्रश्न में आते हैं। अब प्रश्न में आने के लिए क्या करते हैं, ये 5 वर्ष पहले की उम्र का रेशियो दे रखा है, ये 10 वर्ष बाद की उम्र का रेशियो दे रखा है, तो दोनों में अंतर सेम करना है। इसमें अंतर सेम करना नहीं है, तो जो इसमें अंतर है, 2 में 1 घटाइए, 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 में से 1 घटाइए, कितना आ जाएगा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो नया रेशियो बन के आ गया, क्या रेशियो बन के आ गया नया, 3:1 और 4:2। अंतर कितने का है, 1 का, 1 का। क्वेश्चन में कितने का अंतर है, 5, देखिए यहां से 5 वर्ष पहले, और ये वर्तमान उम्र है, यहां से 5 वर्ष पहले और इस वर्तमान उम्र से 10 वर्ष बाद, तो दोनों का अंतर कितने का हुआ, 15 का। 1 बराबर 15 के, जब 1 बराबर 15 के आ गया, तो अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कावेरी पूछा क्या है, कावेरी की उम्र बताइए, तो यहां से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 15 कम 15, ये क्या आ जाएगी, ये रेशियो कौन सा है, 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में कावेरी की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। लेकिन अब करा 5 वर्ष बाद, वर्तमान से 5 वर्ष बाद, तो 5 और जोड़ देंगे, तो कावेरी की उम्र हो जाएगी टोटल 25 साल, और ये आपका आंसर हो जाएगा, और आगे बढ़ जाएंगे। बताइए एक्स की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, एक्स की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन
10 नंबर, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। हमने क्या कहा, हाइट एंड डिस्टेंस आपको इतने बेहतरीन तरीके से बता देंगे, आपको पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये एक पेड़ है, तेज हवा से एक पेड़ इस प्रकार टूटता है कि पेड़ का शीर्ष भूमि को 30 डिग्री कोण पर छूता है और वह स्थल पेड़ की जड़ से 30 मीटर दूरी पर स्थित है। ये एक पेड़ है, समझिएगा, ये एक पेड़ है। ठीक है, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है। पेड़ कहीं यहां से बीच से, कहीं मान लीजिए यहां से टूट गया, ये टूट गया, ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा टूटा है, तो ये वाला हिस्सा टूट करके, कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा टूट करके, सेम मान लीजिए इसकी ऊंचाई है, ये वाला हिस्सा टूट करके ऐसे गिर गया, ऐसे करके ये गिर गया। जब गिरा, यहां से टूटा, यहां से गिरा, तो ये ऐसे करके ये ऐसे पड़ा है, तो यह जमीन से यहां पर जुड़ गया, आगे जमीन से जुड़ गया। कौन सा हिस्सा टूटा है, ये वाला हिस्सा टूटा है, सिर्फ ये वाला हिस्सा टूटा है, और ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये ए बी टूट करके यहां तक आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, वो है कि नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, जो जितना ये वाला हिस्सा है उतना ही ये वाला हिस्सा है। अब कह रहा है, ये भी कह रहा है, और पेड़ के शीर्ष से भूमि का उन्नयन कोण 30 डिग्री बना लेता है। ये कितना कोण बना लेता है, 30 डिग्री बना लेता है। और उसने ये भी कहा है कि और वह स्थल पेड़ की जड़ से 30 मीटर की दूरी पर है। ये जो स्थल है, पेड़ की जड़ है, इससे 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक, अब प्रश्न देखिएगा, tan sin cos खत्म, इनकी जरूरत ही नहीं है। हम प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने बताया था ये 30 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और हमने आपसे हर बार बताया है कि ये चीज याद रखनी है, अगर ये 30 है, ये 60 है, तो 60 के सामने भुजा होती है √3, 30 के सामने भुजा होती है क्या, 1, और 90 के सामने भुजा होती है 2। खत्म। देखिएगा, 60 के सामने भुजा मेरे हिसाब से √3, क्वेश्चन में 30, 1 बराबर 30 बटे √3। अब एक काम करते हैं, अगर हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो √3 इंटू √3 होता है 3, ये कट जाएगा, काट देगा, 1 बराबर जाएगा 10√3। 1 बराबर जैसे 10√3 आया तो हमको ये पता चल गया कि ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक ये टोटल आ गया 10√3, क्योंकि 1 का मान दे रखा है 10√3। ठीक, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, जब 1 बराबर 10√3 तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 2। यहां देखिए, तो 2 गुणे 10√3 बराबर क्या जाएगा, 20√3। इसका मतलब ये वाला हिस्सा आ गया 20√3। तो टोटल पूछा है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 10√3 प्लस 20√3 इक्वल टू 30√3। आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। बताइए, इस प्रश्न में आपको कोई समस्या हुई क्या, नहीं हुई, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगर आप 10 से जाएंगे तो मुझे लगता है आपको 10 मिनट प्रश्न में लगने वाले हैं, टोटल 10 मिनट। 10 से करेंगे 10 मिनट लगेंगे, लेकिन हम लोग बिना 10 के करेंगे, हमने बताया। देखिए, एक टावर के एक ही तरफ, ये एक टावर है, इसके इस तरफ एक ही तरफ, इससे 2 बिंदु ए और बी, ये मान लीजिए यहां पर ए है और यहां पर बी है। ठीक है, इसको हमने यहां से मिला दिया। हमने ऐसे मिलाया, उन्नयन कोण क्रमशः 15 तथा 30 है। यहां से कोण बना रहे हैं, ये 15 30 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितना इसके तरफ आएगा उसका कोण बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है ये 15 है और ये 30 है। ठीक, ए बी बराबर 48, ए बी बराबर 48, यहां से यहां तक ये दे रखा है 48। कोई दिक्कत, प्रश्न खत्म, आंसर आ गया आपका। देखिए कैसे हम बताते हैं। आप ध्यान दें, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इस त्रिभुज की बात करें। अगर इस पूरे त्रिभुज की बात करें, इस पूरे त्रिभुज की बात करें, अगर ये 15 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, 75। अब 75 टोटल में से अगर 60 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 15 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। जब ये 15 तो ये 15, अगर ये त्रिभुज है, समझिएगा, अगर ये कोण थीटा है और ये कोण भी थीटा है, तो ये भुजा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। दो कोण समान है तो उनके आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये कोण बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इसका मतलब ये, अगर ये 48 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 48। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 60 है, ये 30 है और ये 90 है, तो 60 के सामने भुजा होती है √3, 30 के सामने भुजा होती है 1 और 90 के सामने भुजा होती है 2। तो 2 बराबर 48 के
1 बराबर 24 के। जब 1 बराबर 24 के है तो पेड़ की ऊंचाई कितनी, 1 गुणे 24 बराबर 24। बताइए पेन की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। 24 मीटर आपका आंसर आ गया, प्रश्न खत्म। फिगर बनाना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सरल रेखा 3x + 2y = 6 निर्देशांक अक्ष से है, अच्छा नहीं, ठीक है, अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। कह रहा है ये एक चतुर्थांश है, ये x चतुर्थांश है, ये -x है, ये y है, ये -y है। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा। कह रहा एक सरल रेखा है 3x + 2y = 6। एक काम करते हैं, एक बार y को 0 मान लेते हैं। एक बार अगर y को 0 मानेंगे तो 3x = 6 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2। अगर एक बार x को 0 मानेंगे तो 2y = 6, y बराबर आ जाएगा 3, y बराबर आ जाएगा 3। अब ध्यान दीजिएगा, x बराबर प्लस का 2 है ना, तो यहां से मूल बिंदु से हम इधर चलेंगे 1, इधर और आगे आएंगे 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब y प्लस का है ना, तो यहां से ऊपर चलेंगे 1 2 3, यहां से ये त्रिभुज बन गया। यहां से यहां तक टोटल 2 था, ये 3 था। कोई दिक्कत? इस क्षेत्रफल बताना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट बराबर 1/2 गुणे बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 का आपका आंसर आ गया। बताइए इस प्रश्न में भी आपको कोई समस्या है? ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, ध्यान देना है आपको। ऐसा प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर है, मतलब, और उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक परिवृत्त है, उसके अंदर एक त्रिभुज बना है, और वो भी समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये इसकी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, ये परिवृत्त का केंद्र है, ठीक, मान लिया हमने। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए बराबर दे रखी है 14√3। अब हमें परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। इस वृत्त की त्रिज्या कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ए ओ। क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या ए ओ बराबर आर, ठीक। इसका मतलब हमें ये वाली, अगर हमें ऊंचाई पता चल जाए तो हम वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो अब ये जो ऊंचाई है उसकी, ये 2:1 के अनुपात में होती है वृत्त के केंद्र से। अंतर्वृत्त और परिवृत्त का रेशियो आता है 1:2, त्रिज्या का अनुपात। तो अगर यहां से यहां तक ये 1 है तो ये 2 है, टोटल 3, ठीक है, मान लिया। अब हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो इसकी ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, √3/2a बराबर होती है ऊंचाई। √3 बराबर ये होती है ऊंचाई h। तो यहां से √3/2, a कितना दे रखा है √3, कोई दिक्कत? ये कट जाएगा 7। अब इधर √3 इंटू √3 गुणे कितना हो जाएगा 3 इंटू 7, h बराबर क्या जाएगा 21। h बराबर क्या आ गया 21। जब h बराबर 21 आ गया तो टोटल ऊंचाई कितनी है 3 बराबर 21 के, 1 बराबर 7 के। जब 1 बराबर 7 के आ गया तो इसका मतलब ये वाली जो वृत्त की त्रिज्या है AO बराबर R बराबर आ जाएगा 14। क्या जाएगा, AO बराबर R बराबर 14। तो अब यहां से क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकालेंगे, पाई R स्क्वायर 22/7, R कितना है 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, समझिएगा 22 दूनी 44 गुणे 14 चौको 56, 616 आपका आंसर आ जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। बताइए कि यहां तक किसी कोई समस्या? मेरे हिसाब से ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी बात समझ में आई है, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना क्या करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।